हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे आज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस को ही इस लेक्चर में। और ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। इन द लेक्चर नंबर 1 हमने बात करी थी रिगार्डिंग द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था किस प्रकार एक हायरार्की बनती है, ऑर्गेनिजम्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशंस देन आगे जुड़ती हैं, तो उसके बाद बनता है कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर, राइट। और लेटर ऑन हमने डिस्कशन करी थी रिगार्डिंग द डिफरेंट बायोम्स एंड द इकोलॉजिकल निश एंड इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। सो ये है लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग बात करेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में आपके पास जो पहला फैक्टर है उसका नाम है टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पर 4 फैक्टर्स पे बात करनी है, टेम्परेचर पे, वाटर पे, लाइट पे और सॉइल पे, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टेम्परेचर। तो हम लोग एनसीईआरटी को ही डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट टेम्परेचर में, इट इज द मोस्ट रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इकोलॉजिकली। अगर हम इकोलॉजिकली अगर हम देखें तो इट इज द मोस्ट रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, अर्थ का जो इक्वेटर है, जो सेंट्रल लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, उससे अगर हम दूर जाएं तो टेम्परेचर घटता है ना, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो देर इज अ वेरिएशन और वी कैन से दैट रेंज। हमारे पास रेंज है टेम्परेचर की। तो इट रेंजेस फ्रॉम, अगर आप बिल्कुल पोल्स पे चले जाओ तो वो सब जीरो या जीरो से नीचे टू मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी रेंज है इसकी। और एवरेज टेम्परेचर जो है इट में एक्सीड्स, कितना एक्सीड कर सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ सकता है, राइट। और इतना टेम्परेचर हमें कहाँ देखा जाता है, यूनिक हैबिटेट्स में। आपके पास कुछ यूनिक हैबिटेट्स हैं जहाँ पर आपको इतना टेम्परेचर देखा जाता है। और उस टेम्परेचर में भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि उस टेम्परेचर पे कोई नहीं रहता, उसमें रहते हैं। वी हैव थर्मल स्प्रिंग्स, वी हैव डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, तो कुछ ऐसी ओपनिंग्स हैं जहाँ से बहुत गर्म पानी, जहाँ पे बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, वैसा लिक्विड वहाँ पे देखा जाता है, राइट। अब जब टेम्परेचर का यहाँ पे बदलाव देखा जा रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशन देखी जा रही है, तो ये किस में रोल प्ले करता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बोथ latitudinal and altitudinal डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप जैसे जैसे अर्थ के जो ऑल्टीट्यूड है, अर्थ के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जो पड़े हैं, लाइंस हैं, उनसे अगर आप दूर जाते जाओगे, मतलब उससे आप ऊपर आल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो, इक्वेटर से दूर जा रहे हो, तो आप देखोगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बदलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदलती है ऑर्गेनिजम्स की, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लैटिट्यूडिनल एंड आल्टीट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैंगो। पहली एग्जाम्पल हमारे पास मैंगो की है। देखा जाता है कि मैंगो हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट है। कैसा प्लांट है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ही मिलता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट
एंड इट इज़ नॉट फाउंड, आपको ये टेम्परेट और पोलर एरियाज में नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट फाउंड इन टेम्परेट एरियाज और टेम्परेट कंट्रीज लाइक जर्मनी, लाइक कनाडा, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, राइट, लाइक कनाडा एंड जर्मनी। तो कहीं ना कहीं इसको वहाँ वैसा टेम्परेचर नहीं मिलता जिस कारण ये सर्वाइव कर सके, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ नहीं है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में और कंट्रीज में। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड आपको कहाँ मिलेगा? पोलर एरियाज में, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड्स में बर्फ है। इट इज़ नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। केरला फॉरेस्ट में आपको स्नो लेपर्ड नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड एग्जांपल एक और दिया एनसीईआरटी में, ट्यूना। ट्यूना एक बोनी फिश है, ट्रॉपिकल, इट इज अ ट्रॉपिकल बोनी फिश, और ये ट्रॉपिकल बोनी फिश आपको कभी भी नॉट फाउंड बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स आपको ये फिश नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उन कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकती। बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में नहीं मिलेगी, इन ओशन, राइट। अब टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? बात आती है टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे पास टेम्परेचर है ये कहीं ना कहीं क्या करता है, टेम्परेचर हमारे पास सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है कुछ चीज़ों को। किस किस को अफेक्ट करता है देखते हैं। टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स, पहला पॉइंट एंजाइम काइनेटिक्स। आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में कि जो टेम्परेचर के साथ, आपने ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा, बेल शेप ग्राफ होता है, तो इस टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिविटी रहती है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक्टिविटी बहुत हाई है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिविटी घटेगी, और टेम्परेचर अगर घटाओगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह का देखा जाता है। तो एंजाइम काइनेटिक्स को, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे नहीं काम कर पाते, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म हमारा वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सब चीज़ें टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, इसीलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट और एक फैक्टर माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ पर बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, so on the basis of टेम्परेचर टॉलरेंस, कि कितना टेम्परेचर वहाँ पे टॉलरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, उस बेसिस पे वी हैव टू कैटेगरीज। हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। सो पहली कैटेगरी है स्टेनोथर्मल और दूसरी कैटेगरी है यूरीथर्मल। ओके, अभी इनको बात करते हैं इनके बारे में। स्टेनोथर्मल, दे कैन ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं हु कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यूरीथर्मल क्या है? दे कैन टॉलरेट, जैसे हम अपनी बात करें, हम लद्दाख में भी रह सकते हैं, केरल में भी रह सकते हैं, राजस्थान में भी रह सकते हैं, राइट। तो हमारी जो बॉडी है वो कंडीशंस को अडाप्ट कर सकती है, तो हम टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। तो जितने भी हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं दे आर यूरीथर्मल,
लेकिन स्टेनोथर्मल में कौन आते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो जब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो एस्टिवेशन में चले जाएंगे, ज़्यादा विंटर्स आ गई हाइबरनेशन, और जब नॉर्मल टेम्परेचर है उस टाइम पर वो बाहर आते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सो दे आर स्टेनोथर्मल। तो ये है हमारे टेम्परेचर के बारे में, और यही सब चीज़ें इस एनसीईआरटी में लिखी हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। टेम्परेचर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है दैट इज वाटर। तो वाटर की बात करते हैं अब। सो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है वाटर, पानी। वाटर, वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाई? हम यहाँ पर देखते हैं कि पानी के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। और जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था, जब आप एवोल्यूशन में पढ़ते हो, लाइफ का ओरिजिन पानी में हुआ है ना। कीमोजनी, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स की इंटरैक्शन हुई, देन बायोजेनी, प्रोटोबायोन जो बना वो सारा पानी में हुआ था। फिर उसके बाद एक नया एक सेल तैयार हुआ था, तो पानी में हुआ। तो हम लिखते हैं लाइफ इज अनसस्टेनेबल, लाइफ इज अनसस्टेनेबल विदाउट विदाउट वाटर, ठीक है। सो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट है पानी का एक इन्वायरमेंट में, इन एन इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा द प्रोडक्टिविटी, कि प्लांट्स में कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, कितना बायोमास वहाँ बनेगा, है ना। प्लांट्स को अगर अच्छा पानी मिले, जैसे ट्रॉपिकल वालों की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है, तो पानी अच्छे से मिलता है पौधों को, तो डिटरमाइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी से ही देखी जाती है अच्छी। द अमाउंट ऑफ वाटर डिटरमाइंस द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट। अब अगर यही बात पानी को एक्वेटिक हैबिटेट्स के लिए लिया जाए, तो आपको लगता होगा कि एक्वेटिक हैबिटेट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हमेशा पानी है, तो वहाँ पे पानी क्या ही करेगा। लेकिन वहाँ भी पानी मैटर करता है। पानी किस फॉर्म में मैटर करता है? क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब क्वालिटी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब क्वालिटी में क्या क्या है ना, पानी का क्या क्या क्वालिटी वहाँ पे ली जाती है? वहाँ पर लिया जाता है लाइक पीएच, ठीक है, पीएच वैल्यू, देन सैलिनिटी लिया जाएगा, और पानी का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ये क्वालिटीज को देखा जाता है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है सैलिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सैलिनिटी। अब सैलिनिटी के बारे में बात करते हैं। सैलिनिटी क्या होता है कि हमारा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सैलिनिटी को यहाँ पर लिया जाता है पीपीटी में। पीपीटी क्या है? पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड। ये लिया जाता है हमारी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को। अब देखिएगा यहाँ पर पहला आता है इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर जो कि एक फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर लेस देन 5 पीपीटी लिया जाता है। 5 पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के, तो उसमें 5 मॉलिक्यूल किसके होंगे? सॉल्ट के। नेक्स्ट, सी वाटर। सी वाटर यहाँ पर 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। और नेक्स्ट एक और यहाँ पर दिया गया हाइपर सेलाइन लगून्स, जो पानी ओशन का, इस समुद्र का ही पानी जो अलग हो जाता है, एक अलग से वाटर बॉडी बन जाती है, उसको लगून बोलते हैं। शेलो वाटर होता है ये सेलाइन वाटर। तो यहाँ पे देखा जाता है मोर ग्रेटर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड। जैसे सांबर लेक, डेड सी जो बहुत ज़्यादा सेलाइन है, तो वहाँ पे सैलिनिटी 100 से ज़्यादा देखी जाती है, पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। तो सैलिनिटी के बेसिस पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस, यहाँ पे भी दो कैटेगरीज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस वी हैव टू कैटेगरीज। और वो दो कैटेगरीज क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन इज स्टीनोहेलाइन, स्टीनोहेलाइन, एंड द सेकेंड वन इज यूरीहेलाइन,
तो सबसे पहले अगर हम स्टीनोहेलाइन की बात करें तो स्टीनोहेलाइन वो होते हैं दे कैन टॉलरेट नैरो रेंज, टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। एग्जाम्पल पे यहाँ पर आएगा शार्क्स, जिनको एक ही जगह पे रहना पसंद है, वहाँ की ही वो थोड़ी कम ज़्यादा अगर सैलिनिटी हो रही है तो दे कैन टॉलरेट। यूरेनाइन में क्या होता है, दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव सैल्मन फिश, बोनी फिश होती है ये। और ये सैल्मन फिश क्या देखा गया है, इसका जो यंग फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो कहाँ रहती हैं, हमारे फ्रेश वाटर में। लेकिन जब ये एडल्ट बनती है तो ये सी वाटर में जाती है, एडल्ट वहाँ पर ही रिप्रोड्यूस करेगी, यंग वंस को वहाँ पर ही बर्थ देती है सैल्मन फिश सी वाटर में, सेलाइन वाटर में, एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू द हमारे फ्रेश वाटर में। ठीक, तो ये हमारे पास सैल्मन फिश। ओके, यूरियलाइन। तो विद दिस हमारा वाटर वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। देख लो एक बार, यही है सारा जो मैंने आपको बताया। तो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। अगर आप फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म को सी वाटर में लंबे समय तक रख लोगे तो उसका सारा का जो पानी है वो सारा का सारा निकल जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर वैसे ही लाइकवाइज हम किसी समुद्र वाले जीव को हम फ्रेश वाटर में डालें तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स के कारण लंबे समय तक आप उनको नहीं रख सकते वाइस वर्सा सी वाटर से फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से सी वाटर में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लाइट। अब लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट। अब जो लाइट है इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हमें पता है जो अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। हमारे पास जो स्मॉल हर्ब्स हैं और श्रब्स हैं, ये देखा गया है कि दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनको भी लाइट की नीड है, लेकिन यहाँ पर अगर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाए तो ये उसमें भी कार्य कर सकते हैं। तो हर्ब्स एंड श्रब्स दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस। क्योंकि वैसी अडेप्टेशन है, इनका साइज छोटा है, और अगर फॉरेस्ट में है तो बड़े बड़े ट्रीज की कैनोपी में ही आ जाएंगे, जिस कारण से इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाएगी। तो they can perform photosynthesis under very low light conditions as they are overshadowed by tall trees। ठीक है, अब हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं दे डिपेंड अपॉन लाइट, प्लांट्स डिपेंड अपॉन लाइट। हमें लगता है कि लाइट सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, तो यस, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग्स हैं हमारे प्लांट में जिसको करवाने के लिए लाइट चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड लाइट टू मीट द फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स, राइट? फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए? फॉर फ्लोरिंग के लिए। पौधा हमारा तभी फ्लोरिंग करेगा जब उसको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की लाइट मिलेगी, क्योंकि फोटो मतलब लाइट एंड पीरियोडिक मतलब ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, है ना? हर एक पौधे को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की लाइट चाहिए फ्लोरिंग करने के लिए। बहुत सारे पौधे होते हैं जो स्प्रिंग सीजन में फ्लोरिंग करते हैं, कोई हमारा लेटर ऑन सितंबर अक्टूबर में फ्लोरिंग करेगा, है ना? तो हमारा जो डे लेंथ है, कितने समय तक उसको लाइट मिल रही है, कितने समय का उसको डार्क मिल रहा है, डार्क पीरियड मिल रहा है, उस बेसिस में हमारे पास पौधे फ्लोरिंग करते हैं। तो फोटो पीरियोडिक क्या है? ड्यूरेशन ऑफ
लाइट। और यहाँ पर LDPs होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स को फ्लॉरिंग करने के लिए लॉन्ग डेज चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को शॉर्ट डेज चाहिए फ्लॉरिंग करने के लिए। तो ये है फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, जो तभी होगा जब उसको लाइट मिलेगी। ओके, देन एनिमल्स। अब एनिमल्स भी लाइट को यूज करते हैं। ह्यूमंस के अलावा बहुत सारे एनिमल जो हैं बाकी, उनको लाइट की इंटेंसिटी से ही पता चलता है वेरिएशंस का, राइट? कि सीजनल वेरिएशंस आ रही हैं, कैसे उनको पता अब सीजन बदलने वाला है, अब समर्स आ रहे हैं या विंटर्स आ रहे हैं। तो लाइट इंटेंसिटी है ना, दिन दिन लंबे, दिन छोटे, डे लेंथ ज़्यादा, डे लेंथ कम, तो उस बेसिस पे वो भी उसको यूज करते हैं। तो एनिमल्स ऑल्सो यूज द डायurnal एंड सीजनल वेरिएशंस। किसमें? इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तो इसको कैसे यूज करते हैं? एज क्यूज। क्यूज मतलब स्टिमुलस की तरह, फॉर टाइमिंग देयर। अब ये चीज वो क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग। फॉरेजिंग होता है वो कैसे फूड ले रहे हैं, कैसे शिकार कर रहे हैं, कैसे फूड को ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो सारा फॉरेजिंग में आता है। रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। बहुत सारे बर्ड्स हमने देखा है माइग्रेशन शो करते हैं, एक कंट्रीज को, एक एरियाज को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब एनिमल्स कहीं ना कहीं लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को चेक करते हैं जब वहाँ पर व्हेन दे विल कॉज द सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहीं पर ही नेक्स्ट पॉइंट, जो अवेलेबिलिटी है लैंड पे लाइट की, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड। तो इसको कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक किया गया है, क्लोजली लिंक्ड विद टेम्परेचर। क्लोजली लिंक्ड विद टेम्परेचर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि टेम्परेचर और लाइट दोनों किससे एक्चुअली आ रही हैं? सन से, है ना? दोनों का सोर्स कौन है? सन इज द सोर्स, जिससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और लाइट भी आएगी, है ना? सन नहीं होगा तो टेम्परेचर कम होगा, लाइट भी नहीं होगी, है ना? तो इस तरीके से देखा गया है। इसके बाद उन्होंने बोला है लेटर, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अगर हम 500 मीटर नीचे चले जाएं, डीप, मोर देन 500 मीटर्स इन द ओशन, इन द ओशन, तो क्या होगा? जो एनवायरनमेंट है वो डार्क होगा। आप डीप में चले जाओ, एनवायरनमेंट डार्क है, और उसके जो इनहैबिटेंट्स हैं, वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को अवेयरनेस नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ सन, उनको सन के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो वहां पर एनर्जी सोर्स कौन है? तो ये क्वेश्चन आता है कि उन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कौन देगा? ठीक है, ये आता है हमारे माइंड में। तो क्या देखा जाता है कि उस डीप ओशन में नीचे डेप्थ में रहते हैं कीमोट्रॉप्स। यहाँ पे कौन रहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। यही एनर्जी देते हैं, यही वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी रहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ तो लाइट नहीं पहुँच पाती, तो कैसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो ये रेड एल्गी एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड करता है टू द ग्रेटेस्ट डेप्थ्स में, ग्रेटेस्ट डेप्थ्स। और इसके पास कुछ अलग तरह की पिगमेंट्स होती हैं। रेड एल्गी के पास आपने पढ़ा फाइकोएरिथ्रिन होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, राइट? तो
इट कैन एब्जॉर्ब, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन लाइट है वही पेनिट्रेट करती है डीपेस्ट इन द कोस्टल वाटर्स। एनर्जी कंटेंट उसका हाई होता है, तो उस कारण से यहाँ पर ब्लू और हम लिखते हैं ग्रीन ब्लू और ब्लू ग्रीन, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं ब्लू ग्रीन लाइट। ब्लू ग्रीन लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है बाय द एसेसरी पिगमेंट्स ऑफ रेड एल्गी और मोस्टली ग्रीन एब्जॉर्ब करते हैं। रेड बिल्कुल भी नहीं, रेड एमिट होते हैं जिस कारण से ये लाल रंग के रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में रेड एल्गी। अब ब्राउन एल्गी कहाँ पाई जाती है? ब्राउन एल्गी यहाँ पर इंटरमीडिएट डेप्थ्स में ब्राउन एल्गी और सबसे ऊपर होगा हमारे पास ग्रीन एल्गी, क्योंकि एनसीईआरटी पूछती है। देखो द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए कि किस तरह की, किस क्वालिटी की, किस स्पेक्ट्रल क्वालिटी की सोलर रेडिएशंस मिल रही है। यूवी कंपोनेंट जो है जनरली हार्मफुल होता है, और लेकिन बाकी कलर कंपोनेंट्स हार्मफुल नहीं होते विजिबल स्पेक्ट्रम के। तो अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, कौन सी रेड एल्गी कहाँ रहती है? तो डीपेस्ट वाटर में रहती है रेड एल्गी, इंटरमीडिएट में ब्राउन, और ग्रीन एल्गी हमारी कहाँ रहती है? हमारे शैलो डेप्थ्स में, ओके, शैलो एज डेप्थ्स में, राइट। तो ये हो गया हमारे पास लाइट वाला पार्ट भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ सॉइल वाला पार्ट। अब नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या देखा जाता है कि द नेचर, एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट आती है, तो इसको बोलते हैं यूफोटिक। नेक्स्ट जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको एफोटिक, नो लाइट, एफोटिक। और जो मिडल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिसफोटिक, ठीक है। ओके, अब सॉइल की बात करते हैं। तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज सॉइल की डिफरेंट प्लेसेस में वेरी करती है, कहीं पर कोई सॉइल होगी, कहीं पर कोई सॉइल होगी, तो वेरी करेगा। कोई एलुविल है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे लोमी है, कहीं पे रेड सॉइल है, ठीक है, क्ले सॉइल है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। विदरिंग प्रोसेस होता है जब रॉक टूटते हैं और सॉइल बनती है, रॉक का यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन, और वेदर द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है क्या वो रनिंग वाटर से अदर प्लेसेस में जा रही है, जैसे एलुवियल सॉइल गंगा से बह के आती है ना, तो ग्लेशियल सॉइल ग्लेशियर से आती है। तो हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, तो इस बेसिस पे भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड नेचर डिपेंड करता है। अब सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉइल कॉम्पोजिशन की, सॉइल बनी किसकी है, ठीक है। ग्रेन साइज क्या है? सॉइल में जो ग्रेन्स होते हैं उनका साइज क्या, छोटा है कि बड़ा है। और एग्रीगेशन, ये कहीं ना कहीं परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। परकोलेशन होता है जब जब सॉइल में, मान लो ये सॉइल है, ठीक है, इस तरीके से, तो पानी जब जाएगा तो कैसे परकोलेट करेगा, है ना। क्या वो एकदम से नीचे चला जाएगा या धीरे धीरे जाएगा, है ना। ये सब ग्रेन साइज पे, अगर ग्रेन साइज छोटे छोटे होंगे तो धीरे धीरे, बड़े बड़े होंगे तो एकदम से उनमें चला जाएगा, राइट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी देखी जाती है कि पानी को होल्ड करके जो रखती है सॉइल, ये भी कहीं ना कहीं एग्रीगेशन, ग्रेन साइज और सॉइल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स along with the parameters such as pH, mineral composition and topography, they determine to a large extent the vegetation in an area। तो आपको पता है किस एरिया की किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पे होगी, किस तरह के पौधे वहाँ पर ग्रो करेंगे, वो डिपेंड करते हैं सॉइल के पीएच पे, सॉइल के मिनरल कॉम्पोजिशन पे, टोपोग्राफी पे, सॉइल का ग्रेन साइज कैसा है, एग्रीगेशन कैसा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इंटर्न डिक्टेट करता है द टाइप ऑफ एनिमल, जिस तरह के पेड़ पौधे वहाँ होंगे वैसे एनिमल्स भी वहाँ रहेंगे, तो दे कैन बी सपोर्टेड। पर अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो जो सेडिमेंट होता है, जो नीचे ओशन के बॉटम पे जो सेडिमेंट होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह का वो सेडिमेंट है, वो डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स क्या होते हैं? बॉटम ड्वेलर्स, जो पानी के, जो एकदम सी समुद्र के बॉटम में पाए जाएंगे, बॉटम ड्वेलर्स दैट कैन थ्राइव देयर। ओके, सो ये है हमारे पास सॉइल के बारे में। तो सॉइल आपको पता है, सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी देखी गई है?
बेस्ट सॉइल देखी गई है लोमी सॉइल। और फर्टाइल सॉइल हमारी एलुवियल सॉइल जो गंगा से आती है, रनिंग वाटर से। ठीक है, तो विल स्टॉप ओवर हियर ओनली। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझ आ गए होंगे जो भी हमने आज की इस क्लास में पढ़े हैं।